नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 17 जिले और 94 सीट और 1463 उम्मीदवार मैदान में है और लगातार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर का झुकाव किस तरफ होगा, क्योंकि असदुद्दीन जैसे बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है और उपेंद्र कुशवाहा से उनका गठबंधन भी है, जिस गठबंधन में बीएसपी भी उस गठबंधन में शामिल है। इसी को लेकर दो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। एक खास मेहमान, जल्दी से मैं अपने खास मेहमान से मुखातिब करा दूं। डॉक्टर इरशाद आलम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। और दूसरे खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक चिंतक और विश्लेषक भी है। आप दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर इरशाद सर से करना चाहूंगा, क्योंकि सर क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम वोटर जो है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है और उसको लेकर जो है बिहार में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, उस पर आरोप भी लगते आ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम जो है उन पे आरोप लगते हैं कि बी टीम है। आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटर का जो झुकाव होगा वो किस तरफ होगा? पहले तो मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जोड़ा और इस लायक समझा कि मैं अपने विचार रखूं। देखिए, बिहार की जो परिस्थिति है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। यहाँ पहले से ही बिहार पिछड़ा हुआ है और पिछड़े राज्य में इसका शुमार होता है। उसमें भी जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी हालत और खराब है। वो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, चाहे चाहे शिक्षा का मामला हो या सामाजिक स्तर का मामला हो, जीवन यापन का स्तर हो, वो बड़ा गिरा हुआ है। एक जमाना था कि मुसलमानों का झुकाव या मुसलमानों का पारंपरिक वोट कांग्रेस के खाते में जाता था। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला। कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती रही और इसके लिए उन्होंने कुछ फतवों का, कुछ मदरसों का, कुछ मस्जिदों का भी इस्तेमाल किया और वहां से वो फतवे दिलाकर मुसलमानों का वोट लेते रहे। ये बहुत दिनों तक सिलसिला चला और एक डर दिखाया गया मुसलमानों को कि आप अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ सांप्रदायिक शक्तियां आ जाएंगी, उभर जाएंगी और फिर मुसलमानों को दिक्कत होगी। इस तरह से खौफ दिलाया गया और उस खौफ को कांग्रेस ने बहुत दिनों तक लोगों को लुभा कर रखा और मुसलमानों को खासतौर से लुभा कर रखा और अपने पाले में वोट कास्ट करते रहे। बाद में जब मुसलमानों में ये इस तरह की जागृति आई कि भाई हम कांग्रेस को वोट देते हैं और हमारा जीवन यापन या सामाजिक स्तर या शैक्षणिक हालत या हमारी माशी रोजगार का जो मसला है वो जूं का तूं है, तब लोगों का रुझान थोड़ा, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं, उधर मुसलमानों का ध्यान गया। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव उभर कर आए। मुसलमानों को बड़ी उम्मीद जगी कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी मुसलमानों के लिए कोई खास नहीं किया और एमओआई का समीकरण बनाया, एमओआई का नारा दिया। मुसलमान झुंड के झुंड उनके साथ गए, जुड़े। लेकिन बाद में देखा मुसलमानों ने कि ये भी हमें वही काम हमसे ले रहे हैं, वही काम करवा रहे हैं जो कांग्रेस ने किया। तो 2004-5 तक आते आते ये मिथक भी टूटा, लोगों का कॉन्सेप्ट बदला, लोगों का जो राजनीतिक चिंतन था वो भी चेंज हुआ, बदला और नीतीश कुमार की तरफ लोग झुके, खासतौर से मुसलमान लोग। नीतीश का जो पहला शासनकाल था 2005 में, वो मुसलमानों के लिए भी और बिहार के लिए भी मैं उसे अच्छा मानता हूं। उन्होंने बड़ा काम किया और सबसे बड़ा काम मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने यह किया कि पंचायत स्तर पर और नगर परिषद स्तर पर ईबीसी को, अतिथि वर्ग को
औरतों को उन्हें जो रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन का लाभ जो मिला उसको सबसे ज्यादा मिला। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं देखता भी हूं, क्योंकि निचले स्तर पर मुखिया, सरपंच, फिर वो वार्ड कमिश्नर, फिर पर ब्लॉक पर नगर परिषद का चेयरमैन वगैरह तक लोग मुसलमान बने, वो भी पोजीशन ठीक रही। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार ने फिर वही कांग्रेस का अपना रवैया अपनाया और भाजपा का और आरएसएस का, सांप्रदायिक शक्तियों का उन्होंने भी खौफ दिखाना शुरू किया। वर्तमान समय में यह काम फिर तेजस्वी यादव ने शुरू किया है। तेजस्वी यादव मुसलमानों को सांप्रदायिक शक्तियों का खौफ दिखा रहे हैं। ऐसी हालत में मुसलमान, हमको लगता है, दो तीन जो राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में हम देखते हैं कि दो तीन काम ऐसे हुए भाजपा की सरकार में जिससे मुसलमान वाकई डरे हुए हैं। एक तो एनआरसी का मामला ले लीजिए, एक CAA का मामला ले लीजिए, फिर धारा 370 और 35A का मामला ले लीजिए, फिर बाबरी मस्जिद का मामला ले लीजिए। इन सारी बातों को लेकर, इन सारे कामों को लेकर मुसलमान वाकई आज डरा हुआ है। अब इस हालत में उनको लगता है कि तेजस्वी कुछ काम करेंगे, चूंकि इनके पिता लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी के रथ को रोका था और सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ने से भी रोका था। और जहां उस समय पूरे देश में दंगा हुआ था, लालू यादव ने उस दंगे को भी रोका था। बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ 1992 के बाद। इन सारी बातों को लेकर ज्यादातर आज के डेट में, आज के तारीख में और आज के इलेक्शन में मुसलमानों का झुकाव लालू प्रसाद यादव की तरफ है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि जो ओवैसी साहब आए हैं, तो बिहार का मतदाता उतना हमको लगता है कि इतना बेदार है और इतनी समझ रखता है कि हमें किसे वोट देना चाहिए और कौन हमारा हितैषी होगा। ये चूंकि बिहार का माने MLA का इलेक्शन है, तो MLA के इलेक्शन में लोग चाह रहे हैं कि लालू यादव या जो महागठबंधन है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन्हीं की सरकार बने। ज्यादातर झुकाव उन्हीं की तरफ है। लेकिन उसमें भी कुछ बात ऐसी है कि स्थानीय स्तर पर भी लोग देख रहे हैं कि हमारा जो MLA होगा स्थानीय स्तर पर, वो कैसा होगा। अगर वो महागठबंधन का है, अगर ठीक ठाक नहीं है, काम करने वाला नहीं है, और उसका पृष्ठभूमि अगर सांप्रदायिक है और वो भाजपा से निकलकर इधर आया है या आरएसएस संगठन से इधर आया है, तो वैसे लोगों से मुसलमान डर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी का ही सदस्य क्यों ना हो, कैंडिडेट क्यों नहीं हो। फिर मुसलमानों का एक स्टैंड ये भी है, आप पिछले दिनों देखेंगे कि एक लंबे अरसे से अब मस्जिदों से फतवा नहीं आ रहा है। अब जो हमारे मुस्लिम इमाम होते थे, खासतौर से धार्मिक इमाम, अब फतवा देना बंद कर दिए हैं। वो मतदाता के विवेक पर, मतदाता की बुद्धि पर और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट करने का एक छूट या एक परंपरा बनी है इधर। तो उस हिसाब से अब लोग मुद्दों पर बात करने लगे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं उस पर बात करने लगे हैं। इन सारी चीजों को देखकर अब मुसलमान अपना प्रतिनिधि चुन रहा है। ये एक बड़ी अच्छी सोच, एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है इधर कुछ इलेक्शन में और खासतौर से इस इलेक्शन में। इन सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि वैसी साहब बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, या बीएसपी का जहां तक मामला है, बीएसपी के लोग भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दे और
ये सांप्रदायिक शक्तियां और इस तरह की और भी जो भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं, खासतौर से मुसलमानों को लेकर, तो इस पर सबकी नजर है और ये जागरूकता आई है। मैं समझता हूं आप जैसे लोग जो फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप या अपना मीडिया जो चला रहे हैं, इनमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। हर आदमी, यहां तक कि देहात में भी सारे लोग एक न्यूज को हर जगह पहुंचने में कोई समय नहीं लग रहा है और सारे लोग उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसी हिसाब से वोट भी दे रहे हैं। ऐसा परिवर्तन पहले नहीं था, पहले देखने में नहीं आता था। पहले एक साहब खड़े होते थे और उन्होंने जो कह दिया। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास, कई ऐसे मुद्दे का जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर मनीषा बानन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके अहम मुद्दे कौन से होंगे, उनकी किस तरफ झुकाव होगा और किस मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर इरशाद का बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में एक पिछले 2 दशक का जो झुकाव है मुस्लिम वोटर में, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है और मुस्लिम समुदाय में, और खासकर राजनीतिक पार्टियों ने अपना रवैया किस तरह से रखा हुआ है। पूरी राजनीति में, बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय का जो रुख इख्तियार हुआ है वो पूरी तरह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सारांश हमारे सामने रख दिया और एक जो पॉइंट उन्होंने उठाया वाकई में गहन चिंतन में से निकला हुआ वह पॉइंट है, ये मेरा मानना है। तो आते हैं आपके सवाल के ऊपर। ये मैं इस बात को पूरी तरह से समझती हूँ और जानती हूँ, बिहार के बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि वाकई में सिर्फ बिहार ही नहीं तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये तमाम, और इवन एमपी में तमाम जितना भी ये हिंदी बेल्ट जिसको कहा जाता है, काउ बेल्ट जिसको कहा जाता है, वहां पर पिछले 40 साल से जो भय दोहन की राजनीति चलाई गई, मतलब भय निर्माण करना, हिंदू महासभा, जनसंघ, आरएसएस और कुछ हद तक उनके ऑफशूट विंग्स जो है वो अलग अलग संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठन, आप चाहे उनको सनातन धर्म संगठन ले लें या अन्य कई संगठन यह ले लें, और फिर जब से इनकी सरकार आई हुई है तब से लिंचिंग का मामला, जो गाय का चमड़ा निकालने का जो पारिवारिक या ऑक्यूपेशंस है, जात कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस है, उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स और हिंदू पिछड़ा समाज उसमें अटका हुआ है और उतना ही मुस्लिम समाज भी अटका हुआ है। इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान की धार्मिक राजनीति चलाना, ना कि मुद्दों के ऊपर और शैक्षणिक मुद्दों के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर, पिछड़ेपन के ऊपर, जनगणना के ऊपर, उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, ये सारे के सारे मसले जागृति के चलते नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में या नॉन मुस्लिम SC ST OBC में कुछ हद तक आने लगे। लेकिन मुस्लिम इसमें आज भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़िए, लेकिन SC ST OBC नॉन मुस्लिम लोगों में और मुस्लिम लोगों में भी इतनी जागृति नहीं है कि वह उन मुद्दों को, इन अपने पूरे डिस्कोर्स को, नैरेटिव को, अपनी राजनीति को, सामाजिक और समस्त आकलन को इन मुद्दों से जोड़े और इनको सेंटर में लाए। अब ये मैं नहीं मानती हूँ कि यह इसमें उन समुदाय का उसमें गलती है। यह सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया प्रोपेगेंडा की गलती है। उसमें वह लोग इतना लोगों को चांस ही नहीं देते हैं कि वो अपना नैरेटिव खुद बनाए, अपने मुद्दों को सामने लाए और मुख्य धारा में अपने मुद्दे को लेकर आए। पहले तो ये माना जाता था और देखा भी जाता था कि कुछ हद तक जब बीजेपी शासन में नहीं थी, वो हुक्मरान नहीं थी, लेकिन एक विपक्ष पार्टी या बहुत ही छोटी विपक्ष पार्टी करके मौजूद थी 30 सालों से, तभी भी कांग्रेस पूरी तरह से थोड़े भी जगह पे जहां पे फसाद निर्माण करते थे सवर्ण ब्राह्मण लोग,
तो उसको वो मुसलमानों के अंदर में भीतर में भय दोहन, मतलब उनमें भय निर्माण करना और फिर मुसलमानों को बताना कि देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ रहने में ही आपकी सुरक्षित रहेंगे। और भय दोहन को इन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक उसको हथियार बना के रखा हुआ था। फिर हुआ क्या कि भय दोहन के बारे में जब जागृति होने लगी और लोगों को, जैसे बामसिफ जैसे संगठन, हम लोग मूल्यवासी संगठन, अन्य कई संगठन इस राजनीति का पर्दाफाश करने लगे, तो मुसलमानों को और हिंदुओं को, SC ST OBC दोनों समुदाय के SC ST OBC के बीच में यूनिटी बनने लगी और ये भय दोहन की राजनीति कच्ची होने लगी। जैसे ही कच्ची होने लगी तो RSS और BJP और भी सतर्क और भी बढ़कर आ गए और फिर उन्होंने पूरे वर्ग के लोग इकट्ठा आए और ना वो उसके बीच में उनकी राजनीतिक जो अलगाव था या जो सामने दिखने वाला अलगाव वो बाजू रह गया और ये पूरी तरह से अपनी राजनीतिक कमिटमेंट को छोड़ के एक वर्ग बनकर आए और यह पिछड़े वर्ग के खिलाफ खड़े हुए। और यही वजह रही कि इनको भय दिखाने के लिए, भय की राजनीति काम नहीं कर रही है तो इनको और भय दिखाना जरूरी हो गया, और भय दिखाना जरूरी हो गया तो उनकी भय और करवाने की या उसको महसूस करवाने की त्रासदियां और वो उनकी इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ उनका वायलेंस और हिंसा बढ़ते जाने लगी। और यही वजह है कि हम लोगों को जो लिंचिंग के इतने सारे कार्यक्रम दिखते हैं, CAA NRC जो बीच में लाया गया, हर चीज को, मुद्दे को हिंदू बना मुसलमान मीडिया के जरिए से करना रहा, ये सिर्फ भय पैदा करके, लेकिन बाद में फिर भय पैदा करने के लिए वाकई में उतनी हिंसा उनको करनी पड़ी और वो हिंसा के शिकार सभी मुस्लिम समुदाय होता रहा। और यही वजह रही कि चाहते हुए भी जो भी प्रगल्भ समाज था, प्रगल्भ लोग, पढ़े लिखे मुस्लिम समुदाय के लोग, जागरूक लोग, सामाजिक चेतना वाले लोग, राजनीतिक चेतना के साथ सामाजिक चेतना वाले लोग, जब वो दीन और दस्तूर दोनों की बात करने लगे तो तब यहाँ के हुक्मरानों वर्ग को, ब्राह्मण सवर्ण, RSS BJP को ये उनकी बाध्यता हो गई कि उनको हिंसा और बढ़ानी पड़ी। और यही वजह हुआ कि इनके अहम मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, प्रतिनिधित्व के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, वो सारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस है जिसमें कि वह सबसे निचले स्तर पे पाए जाते हैं और खासकर उसमें का जो पसमानदा ग्रुप है उनमें जो पिछड़ापन बहुत ज्यादा हद तक है, EBC MBC के स्तर तक वह आ गया है, तो इन चीजों को फिर जगह नहीं मिल रही थी, यह वजह हुई। बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से मुस्लिम वोटर का झुकाव जो है किन किन मुद्दों को लेकर होगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन मैं डॉक्टर इरशाद सर के पास दोबारा लौटूंगा और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर, मुस्लिम की जब बात होती है तो शेख, सैयद, मुगल, पठान, मिर्जा की जो है पहले बात होती है। पासमानदा को क्यों छोड़ दिया जाता है, क्यों टिकट नहीं दिया जाता है, क्यों उनको जो है वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे पे नहीं जाया जाता है? अगर उनके समाज से कोई खड़ा होता है तो उनको इस तरह से बोला जाता है जैसे, मतलब ऐसे शब्द का मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। क्या मुख्य वजह हो सकती है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैडम ने भी नाम लिया है अभी पसमानदा समाज का, तो पसमानदा समाज एक्चुअली 2000 मानिए 2000 के बाद पसमानदा समाज के लिए एक तहरीक चली पटना से। उसके दो हमारे बुजुर्ग दो लोगों ने मिलकर चलाया, एक तो डॉक्टर एजाज अली साहब थे और दूसरे अली अनवर साहब थे। पहले भी मैं महसूस करता था कि आखिर क्या वजह है कि जब मुसलमानों की बात आती है तो शेख, सैयद, मुगल, मिर्जा, पठान, जिनकी पहले हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले जमाने में जो जमींदार और जागीरदार और नवाब होते थे उन्हीं की बात होती है। आखिर हमारे बगल में जो नट रहते हैं, बख्खो रहते हैं, हलाल खोर रहते हैं, धोबी रहते हैं, कसाई रहते हैं, लाल बेगी रहते हैं, भाट रहते हैं, भटियारा रहते हैं, इस समाज ये भी तो मुसलमान हैं। मेरे दिमाग में भी ये बात आती थी, तो मैं बहुत दूर तक नहीं सोच पाता था क्योंकि वैसी सोच नहीं बनी थी और वैसा कुछ बताने वाला भी नहीं था। ये अली अनवर साहब की देन है कि उन्होंने 2000 में उनकी पुस्तक आई मसावात की जंग।
मसवाद की जंग में पढ़ा तो हमें लगा कि नहीं, इनके साथ धोखा हो रहा है और इनकी हकमारी भी हो रही है, और वो दो स्तर पर हो रही है। एक पहला स्तर तो जो मजहबी है, मजहब के स्तर पर भी, और दूसरा जो हमारा राजनीतिक स्तर है उस पर भी, दोनों स्तर पर हो रहा है। अब देख लीजिए, पुरानी बात छोड़िए, अभी नई बात मैं बता रहा हूं कि महागठबंधन ने 33 मुसलमानों को टिकट दिया है। 33 मुसलमानों में सिर्फ शेख लोगों को 15 शेख को टिकट दिया है। 33 में 15 शेख को, यानी ये 49% इनको टिकट मिल गया मुसलमानों का। और 2 जुलाहे को और 4 कुल्हैया को, 6 और 1 धुनिया को। तो ये कुल्हैया, धुनिया, जुलाहा ये पसमंदा समाज से आते हैं, और शेख सैयद वगैरह माने फॉरवर्ड, जो हिंदू में फॉरवर्ड होते हैं, स्वर्ण होते हैं, मुसलमानों में ये स्वर्ण होते हैं। तो जब राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट नहीं देंगी तो सवाल ये उठता है कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा कैसे, हम सदन में जाएंगे कैसे। किसी ने कहा भी है कि सदन में ज्यादा सैयद और मस्जिदों में ज्यादा जुम्मन। तो मस्जिदों तक ही इनको सीमित करके, मस्जिदों तक ही तुम रोजा कर लो, नमाज कर लो और हज कर लो, पैसा है तो हज कर लो, ज़कात दे दो, बस यहीं तक इनको समझा बुझा कर रखा गया। सदन जाने के लिए न तो रास्ता हमवार किया गया और न ही प्रेरित किया गया, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के जरिया हो या हमारे बड़े भाई जो है स्वर्ण, इनके जरिया हो। यहां तक कि मैंने देखा है कि समाजी स्तर पर इनको इतना अछूत समझा जाता है कि ईद और बकरीद के मौके पर भी कोई भी स्वर्ण मुसलमान, हम हमारे जैसे मैंने पसमानदा लोग भी जो थोड़ा सा आगे निकले हुए हैं, ये लोग भी नट और बक्खों के दरवाजे पर, जो मुस्लिम नट और बक्खो होते हैं, बहुत सारे मुसलमान तो ये जानते भी नहीं है कि मुस्लिम नट और बक्खो भी होते हैं, वो जानते भी नहीं है। मैं बात करता हूं, जानते भी नहीं। बहरहाल उनके दरवाजे तक नहीं जाते हैं और उनके सुख दुख में, उनके शादी ब्याह में, यहां तक कि उनके यहां कोई मौत हो जाती है उसमें भी लोग नहीं जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड कह रहा है, ये रिकॉर्ड कह रहा, और जो समाजी स्तर पर थोड़ा सा जागरूक है वो व्यक्ति जान रहा है। फिर अली अनवर साहब की एक दूसरी किताब आई 2007 में, दलित मुसलमान को मैंने देखा और पढ़ा तो हमें लगा कि वाकई ये मुसलमानों का जो सामाजिक बनावट है उनमें ये बहुत हाशिए पर है ये लोग। तो पटना में भी जाकर आप देख ले, पुल के नीचे और वो नालियों के बगल में जो पसमानदा समाज के लोग या दलित समाज के लोग रहते हैं, उसमें आपको 20%, 25% वो मुसलमान मिल जाएंगे। लेकिन इसमें कोई भी जो इदारा है, एनजीओ है मुसलमानों का, जो बड़े स्तर पर काम करता है, वो लोग भी इनकी मदद नहीं करते हैं। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, मदद नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि आप एक मदरसा बनाते हैं, उस मदरसे में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर उसको नियुक्त करने में क्या जाता है आपका, लेकिन नहीं करते हैं। आप कोई संगठन बनाते हैं, कोई एनजीओ बनाते हैं, तो उनको अरे दरी बिछाने के लिए, सफाई करने के लिए, चाय चलाने के लिए अगर चपरासी के तौर पर रख लें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वहां भी ये नहीं रखते हैं। और टिकट देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई पार्टी टिकट भी इनको नहीं देती है। तो हमारा समाज भी बटा हुआ है, जैसे हिंदू समाज बटा हुआ है वैसे मुसलमानों का समाज भी बटा हुआ है। अब ये अलग बात है कि मजहब के नाम पर, मैंने दीन में, जिसे इस्लाम कहते हैं, इस्लाम में कोई बंटवारा नहीं है। इस्लाम तो सबको बराबर समझता है, मसवात का दर्श देता है कि हमारा इस्लाम के मानने वाले सारे एक बराबर, एक समान है। ये इसको कहिए कि ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिकल में मुस्लिम जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें ही बता दें कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में एक बात आई थी, चैप्टर 10 में लिखा गया था, जो मुसलमानों माने ओबीसी के संबंध में था। उसमें यह बात आई थी कि मुसलमानों की कुछ बिरादरियां ऐसी हैं जो हिंदू दलितों से भी बदतर हैं। अब आप सोचिए कैसे, हिंदू में जो दलित हैं, जो SC ST हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। वो रिजर्वेशन पाकर वो नौकरी भी पाते हैं, IAS भी बनते हैं और MP MLA भी बनते हैं, MLC भी बनते हैं, चूंकि उनका रिजर्वेशन है। लेकिन इस रिजर्वेशन को
एक अध्यादेश के जरिए बैंड कर दिया गया। बैंड करने का काम 10 अगस्त 1950 को किया गया। धारा 371 में भाग 3 आप उठाकर देख लें कि मुस्लिम में कोई दलित होगा नहीं, एसटी एससी का रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो जब एसटी एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ये इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे और इन्हें नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। आज ये समाज इतना गिरा हुआ है और इतना दबा कुचला है कि इनके यहाँ मैंने क्लर्क और मास्टर तो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। कुछ चपरासी वगैरह, कुछ सफाई उफाई किसी विभाग में, नगर पालिका वगैरह में सफाई उफाई कर्मचारी मिल जाएंगे, 1-2 होम गार्ड वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जो क्लर्क हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आपको इस समाज से कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ कि 10 अगस्त 1950 को एक अध्यादेश के जरिए मुस्लिम एसटी एससी को रोक दिया गया, रिजर्वेशन से रोक दिया गया। और इस अध्यादेश के खिलाफ तत्कालीन जो भी एमपी एमएलए थे मुस्लिम के, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी एक मामला अभी आया है कि नीतीश कुमार ने एक तालीमी मरकज बनाया था। तालीमी मरकज को नोटिफाई किया था इस तरह के वो ईबीसी परिवार के लोगों के लिए ही है, और जहां ईबीसी की आबादी माने अत्यंत पिछड़ो, माने वही दलित और पसमानदा जो अत्यंत पिछड़े हैं, चूंकि एससी एसटी तो होते नहीं है मुस्लिम में, तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए एक तालीमी मरकज बनाई थी। उस तालीमी मरकज में यह था कि उसमें जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे वो अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे, और वो अत्यंत पिछड़े वर्ग के घर में खुलेगा, उनके गांव में, माने घर में, उनकी बस्ती में खुलेगा। तीसरी शर्त यह थी कि उसके टीचर भी ईबीसी होंगे, माने अत्यंत पिछड़े क्लास से होंगे, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, डेवलप करें। इसको भी लोगों ने कोर्ट में ले जाकर और बंद करवा दिया। और कौन बंद करवाया? यही स्वर्ण वर्ग के लोगों ने बंद कराया। क्या दिक्कत है भाई? आपको नीतीश कुमार हमको कुछ सुविधा देते हैं, लालू यादव कोई सुविधा देते हैं, लालू यादव अगर टिकट देते हैं तो फिर इनको दिक्कत होती है। जैसे हिंदू सवर्ण को दिक्कत होती है, एसटी एससी आगे बढ़ते हैं, ओबीसी आगे बढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है। ठीक वही हालत हमारे यहां भी है। लेकिन जब अगर कोई स्वर्ण खड़ा होता है इलेक्शन में तो टोटल मुस्लिम की बात होने लगती है, हम मुसलमान हैं। और जब हिस्सा देने की बात आती है, हिस्सेदारी की बात आती है, हक देने की बात आती है, तो भाई वो तो धुनिया है, कुंजड़ा है, कलाल है, कसाई है, धोबी है, हजाम है, इस तरह करके इनको नेगलेक्ट किया जाता है। हमारे समाज के लिए ये सबसे खतरनाक रुझान है, सबसे खतरनाक परंपरा है और सबसे खतरनाक सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह से मुसलमान जो पासमानदा मुसलमान होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें जो है दरकिनार करके रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन डॉक्टर मनीषा बांगर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर मैं लालू की दशक की बात करूं, जो लालू यादव हुआ करते थे, उस वक्त चुनाव में जैसे एमवाई का समीकरण यानी मुस्लिम और यादव का एक गठजोड़ होता था, और जिनके पक्ष में वो वोट चाहते थे वो कहीं ना कहीं मतलब विजय होते। तो आपको लग रहा है कि इस बार मुस्लिम और यादव जो है तेजस्वी के साथ हैं और वो कहीं ना कहीं वो सत्ता परिवर्तन की ओर दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आरजेडी की बात और महागठबंधन की बात करने के पहले मैं बाकी की जो पार्टियां वहां पर आई है, उपेंद्र कुशवाहा की और फिर नीतीश की जेडीयू तो है ही, उसके अलावा रोला जसपा है और फिर हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ में ही है ये इनका, और बीएसपी की एमआईएम के साथ अलग से है। तो ये जो सारी, इन लोगों का क्या रुख है मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ, तो ये पाते हैं कि जहां तक एमआईएम की बात है वो पूरे मुस्लिम इकाई की बात करती है, और उनका कुछ कहना पहले के कहने से कुछ अलग नहीं। आज भी वो भाई दोहन और हिंदू मुस्लिम की राजनीति में से मुसलमानों का जितना नुकसान हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा है। लेकिन जिस बड़ी तरीके से जो एजेंडा सेट कर दिया महागठबंधन ने और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बेरोजगारी का, क्योंकि आपने मुझे पहले वाले प्रश्न में पूछा कि इनके क्या मुद्दे हैं, मुसलमानों के मुद्दे सारे के सारे वही है।
मतलब कोई भी फर्क नहीं है। वहां का युवा बेरोजगार है। अभी आपने सुन लिया है कि नौकरियां, जबकि बिहार में युवा और पढ़े लिखे लोग हो या शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है और साथ में सरकारी नौकरी को बहुत प्राधान्य दिया जाता है। वहां का 17% पॉपुलेशन है, वहां का मुस्लिम कम नहीं है, बहुत ज्यादा परसेंट हो गया है। और यह का पूरा तबका, इसमें से अगर आप 3% छोड़ दें उच्च वर्णियों के, जिनके की खेत खलियान है, जिनके पास की रोजगारियां, उनका कुछ बिजनेस है, अगर उनको छोड़ दे तो ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि 15% जो मुस्लिम है वहां का, वो बेरोजगारी से त्रस्त है। वह उसके पास लैंड नहीं है। और अभी पलायन मजदूर में से अभी तक आंकड़ा आया नहीं है कि उसमें से कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे। लेकिन बिहार में से जो ऑलमोस्ट 9 लाख का या 10 लाख का आंकड़ा दिया जाता है, इतने लोगों का पलायन वहां से पलायन मजदूर हुआ है। और उसमें से मतलब कम से कम 4 लाख का आंकड़ा आ रहा है। तो जायज है कि बहुत सारे उसमें से मुस्लिम हैं, लेकिन इसके ऊपर भी किसी का फोकस नहीं किया है देखने के लिए। ये बात हुई। जहां तक बीएसपी की पार्टी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जब मायावती जी ने ऐलान किया कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है, चाहे किसी भी मजबूरी में क्यों ना हो, जो भी उसके पीछे की उनकी समझ हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। ना ही इन्होंने मिस्टर ओवैसी ने उस चीज को उसका खंडन किया कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम इसकी भर्त्सना करते हैं, यह भी नहीं वो बात सामने आई है। और फिर बाहर और भी कई पार्टीज है, जैसे कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अभी एक नई पार्टी है, बहुजन मुक्ति मोर्चा ये भी एक नई पार्टी है। वहां पर अन्य छोटी पार्टियां हैं। उन्होंने सभी की बात की है, लेकिन पिछड़े वर्ग का फोकस रखने वाली बहुत कम पार्टियां हैं, पहली बात। और उसमें भी मुस्लिम का फोकस रखने वाली, पसमानदा मुस्लिम का फोकस रखने वाली बहुत कम पार्टियां हैं। मुझे लगता है कि जो पार्टी मुस्लिम समुदाय को कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो सत्यता है और जो सच्चाई है उसको मद्देनजर रखते हुए, पैनी नजर रखते हुए, अगर वो मुस्लिम समुदाय का वाकई में कल्याण करना चाहती है, तो फिर भी हम देखते कि महागठबंधन ने जो सीट का बंटवारा किया वह उनके परसेंटेज के अनुसार कम ही किया, 33 सीट दी, जबकि 40 सीट देनी चाहिए थी उनको टोटली, अगर उनको सारे मुस्लिम को भी देनी चाहिए थी। और जब पसमानदा और उच्च वर्णीय मुस्लिम की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें भी पसमानदा मुसलमान को कम सीटें देने में आई। और क्योंकि वो पूरा नैरेटिव सीपीआईएम और सीपीआई गठबंधन होने की वजह से, और उन्होंने उस चीज को आर्थिक नैरेटिव है ऐसा करके उसका बयान किया और उसको ऐसा बढ़ा के बताने लगे, खासकर सवर्ण मीडिया उसको बताने लगा, या जो भी पैरवी कर रहे हैं। तो लेकिन ये बात ये भी जरूरी है कि सीपीआई, सीपीआईएम और कम्युनिस्ट जितना भी मुस्लिम लोगों की लिंचिंग और अन्य जितने भी हिंसा उनके ऊपर हो रही थी, तो उनके लिए लड़ रहे, उनके लिए धरना दे रहे, उनके लिए जंतर मंतर पर जा रहे, ऐसा दिखाते रहते थे। लेकिन उन्होंने भी मुस्लिम के रिप्रेजेंटेशन को लेकर या उनके रोजगार को लेकर बात नहीं कही, या उनके सामाजिक न्याय को लेकर बात नहीं कही। दूसरी बात है कि जहां तक महागठबंधन का सवाल आता है, तो यह सिर्फ आर्थिक उन्नति की ही बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस देश में उनके किसी भी समुदाय के जनसंख्या के अनुपात में उनको नौकरियों में उनको अगर आप प्रतिनिधित्व देते हो, रोजगार देते हो, तो वो सामाजिक न्याय का ही हिस्सा है, और उसमें से उनकी गरीबी जाएगी, उनकी उन्नति होगी, उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उनका प्रताड़न हो रहा है, वो अपने आप कम होता चला जाएगा। तो सामाजिक न्याय इसका अभिन्न अंग है, और सभी पार्टियों ने इसको इस तरह से देखना चाहिए। मुसलमान युवा के मुद्दे वही है जिसके लिए वो 40 साल से लड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर यह हिंसा का मुद्दा वो न चाहते हुए भी उसके ऊपर हावी कर दिया गया है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसके ऊपर हावी कर दिया गया है, और न चाहते हुए भी उसमें से जो प्रगतिशील लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज को जो समझते हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक तथ्य को समझते हैं,
वह भी इसके गिरफ्त में उनको आके अपना ध्यान बटाकर इस बारे में बात करना पड़ता है। लेकिन खैर, महागठबंधन एक पार्टी अभी जो सामने आई है, उन्होंने ना केवल उनकी सुरक्षा की बात की है, लेकिन सर्वांगीण विकास की भी बात की है, जो कि ना जेडीयू कर रही है। बीजेपी तो खैर सवाल, उन्होंने तो कभी टिकट देते ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यही जो जागरूक वोटर है वहां का, और मुस्लिम वोटर भी काफी जागरूक होने की वजह से वह उसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसके वजह से ही ये हुआ कि जेडीयू बंधन में आई। वरना बीजेपी के साथ में गठबंधन में होने के बावजूद उसको कोई चांस नहीं था कि जेडीयू ऑलमोस्ट उन्होंने 11 सीट दी है मुस्लिम लोगों को, तो यह नहीं 11 पसमानदा लोगों को दी है, तो और अन्य फिर उच्च वर्णीय अशरफ लोगों को दी है। तो यह जो है सामाजिक चेतना जैसे जैसे होती रहेगी और मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक चेतना जैसे जैसे बढ़ते जाएगी और सामाजिक सत्य को वो मद्देनजर रखते हुए वहां के उच्च वर्णीय और अशरफ लोग भी अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए पसमानदा लोगों को वाकई में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तभी मुसलमान युवा का वहां पर प्रगति हो सकती है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो यह होगा कि बीजेपी और जेडीयू और अन्य कोई भी पार्टी है वह उनको भय की राजनीति में ही अटकाते जाएगी और मेन मुद्दे दरकिनार होते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और लगातार हम वहाँ के बिहार के चुनाव को लेकर जो सियासत चल रही है हम लगातार नेशनल इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। और मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके वो शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लगातार जो वहां की सियासत है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान भी कल होने हैं और हम लगातार इस बात को लेकर अपडेट देते रहेंगे और लगातार इस बात को लेकर जो है हम अपने दर्शकों तक ये चीज साझा करते रहेगी नेशनल इंडिया न्यूज की नजर बिहार की सियासत पर और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।